तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम विभिन्न देशों द्वारा लगाए जाने वाले व्यापारिक शुल्क टैरिफ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हाल ही के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत पर बहुत सारे टैरिफ लगाए गए हैं, जिसके चलते भारत और अमेरिका के बीच के जो व्यापारिक संबंध उसमें थोड़े से मतभेद उत्पन्न हो गए। तो इसी के संबंध में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबे समय से व्यापारिक संबंध हैं या व्यापारिक संबंध रहे हैं, लेकिन किसी भी आर्थिक साझेदारी की तरह इसमें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और अगर टैरिफ बाजार पहुंच और व्यापार नीतियों को लेकर तनाव पैदा होता है, तो इसका जो असर वो देखने को आपको मिलेगा कृषि में, प्रौद्योगिकी में और विनिर्माण जैसे प्रमुख उद्योगों पर। ठीक है, तो अगर किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं, टैरिफ को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो उससे क्या होगा, इसका जो असर है वो असर पड़ेगा कृषि पर, प्रौद्योगिकी पर और विनिर्माण पर। इसके अलावा व्यापारिक संबंध दो देशों के बीच खराब होते हैं संरक्षणवादी नीतियों से या संरक्षणवादी उपायों से, आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी से और विनियामक मतभेदों के चलते। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध खराब होते हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में नोमोरू रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के निर्यात पर 9.5% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका इसी के उल्टे 3% टैरिफ लगाता है। ठीक है, यानी कि जो अमेरिका है वो क्या है, कम टैरिफ लगाता है। इसके अलावा जो अमेरिका है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत का अमेरिका के साथ करीब 23.26 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, जिसके चलते बजट में पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, हाई एंड मोटरसाइकिल पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया था। ठीक है, जब हमारा बजट आया था इस साल का, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे, टेक्सटाइल थे और हाई एंड मोटरसाइकिल थे, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया था, जो कि यूएसए से आयात की जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई थी वह अमेरिका और भारत के ट्रेड टैरिफ मतभेद को लेकर थे। ठीक है, और इसी टैरिफ वॉर के बीच भारत ने क्या किया था, अमेरिका से जो विस्की आयात होती है उस पर जो लगने वाला टैक्स था 150%, उसको घटाकर 100% कर दिया था। तो यह था भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में जो टैरिफ को लेकर मतभेद हुए, उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। तो चलिए इसी क्रम में हम आज के इस वीडियो में टैरिफ या जिसे व्यापार शुल्क के नाम से भी जाना जाता है के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले जो टैरिफ है उसको हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे और उसके बाद हम भारत के संदर्भ में भी व्यापार शुल्क टैरिफ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम व्यापार शुल्क टैरिफ का एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो व्यापार शुल्क टैरिफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कर किसी देश की सरकार द्वारा आयात और निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस पर लगाए जाते हैं, आयात और निर्यात पर। ठीक है, तो टैरिफ का जो उद्देश्य होता है, अगर उद्देश्य की बात करें तो टैरिफ का उद्देश्य व्यापार प्रवाह को नियंत्रित करना, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना होता है। हालांकि ये उपभोक्ता कीमतों, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक व्यापार पर भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो देखा ना, ये जो हमारे व्यापार शुल्क टैरिफ होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दो देशों के बीच में। भारत जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ने अपनी व्यापार नीति में समय समय पर विभिन्न प्रकार के टैरिफ लागू किए हैं, ताकि वह अपने आर्थिक और औद्योगिक विकास को संतुलित कर सके। तो यह था एक छोटा सा परिचय हमारा व्यापार शुल्क टैरिफ को लेकर। आइए अब हम देखते हैं व्यापार शुल्क के प्रकार। कितने प्रकार के व्यापार शुल्क होते हैं। ठीक है, तो जो सरकारें होती हैं वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के टैरिफ लगाती हैं। तो इसमें हम कुछ प्रकार के टैरिफ की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें से जो सबसे पहला हमारा टैरिफ है वह है एड वेलोरम टैरिफ। ठीक है, एड वेलोरम टैरिफ में क्या होता है, इसमें जो आयातित वस्तु होते हैं उनके मूल्य के आधार पर कर लगाया जाता है। जैसे कार हो गई, ठीक है, तो उनके कार के इंपोर्ट पे 10% का टैरिफ लगा दिया जाता है। ठीक है, दूसरे प्रकार की अगर टैरिफ की बात करें तो जो दूसरा प्रकार का टैरिफ होता है वह है विशिष्ट टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ होता है। ठीक है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है यह विशिष्ट टैरिफ है जो किसी उत्पाद की मात्रा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये किस पे लगता है, उत्पाद की मात्रा पर। ठीक है, जैसे कि प्रति किलोग्राम चीनी पर 30 रुपए टैरिफ लगेगा। ठीक है, अगर कोई चीनी इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसके प्रति किलो पर 30 रुपए या 10 रुपए या 30 रुपए टैरिफ लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विशिष्ट टैरिफ। इसके बाद जो अगला प्रकार का टैरिफ है वह होता है हमारा संयुक्त टैरिफ। ठीक है, कंपाउंड टैरिफ। इसमें क्या होता है, यह जो टैरिफ होता है यह वेलोरम टैरिफ
और विशिष्ट टैरिफ का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये जो टैरिफ है ये दोनों प्रकार के एड वेलोरम और स्पेसिफिक टैरिफ दोनों का मिश्रण होता है। इसके बाद जो अगले प्रकार का टैरिफ है वह है संरचनात्मक टैरिफ, जिसको प्रोटेक्टिव टैरिफ भी बोलते हैं। ये टैरिफ घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए लगाया जाता है। जो हमारा अगला प्रकार का टैरिफ है वह है हमारा राजस्व टैरिफ, रेवेन्यू टैरिफ। ठीक है, तो ये जो टैरिफ होता है, यह टैरिफ सरकार की आय बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। अगर सरकार को अपनी आय बढ़ानी होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा, तो उसमें इस टैरिफ को लगाया जाता है। अगला जो टैरिफ है वह है प्रतिशोधात्मक टैरिफ, रिटेलिएटरी टैरिफ। यह जो टैरिफ होता है यह किसी अन्य देश के व्यापार प्रतिबंधों के जवाब में लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रकार का टैरिफ है वह है एंटी डंपिंग टैरिफ। ठीक है, इस टैरिफ में क्या होता है, इसमें विदेशी कंपनियों द्वारा बहुत कम कीमतों पर सामान बेचने से रोकने के लिए लगाया जाता है। तो इस टैरिफ में क्या होता है, जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो अपने माल को बहुत सस्ता करके दूसरे कंट्री में बेचती हैं, जिससे वहां की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उनको नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते उस देश की जो गवर्नमेंट होती है वह उन सस्ते प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग टैरिफ लगा देती है, जिससे कि क्या होता है, उन वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। जो हमारा अगला प्रकार का टैरिफ है वह है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जिसको सीवीडी भी बोलते हैं। ठीक है, ये उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिन्हें विदेशी सरकारें सब्सिडी देती हैं। ठीक है, तो ये किन प्रोडक्ट पर लगाया जाता है जिसमें विदेशी सरकार सब्सिडी देती है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे कि चाइना है। ठीक है, चाइना क्या करते हैं, सोलर पैनल का उत्पादन करता है, फिर जो गवर्नमेंट है उस सोलर पैनल पर क्या करती है, सब्सिडी दे देती है, जिससे क्या होगा, उनका जो लागत है सोलर पैनल की वो लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि जो इंडस्ट्री वो सोलर पैनल को कम कीमत पर बेच पाएंगी। अब मान लीजिए कि जो भारत है, भारत भी सोलर पैनल का उत्पादन करता है, लेकिन जो हमारी भारत की कंपनी है उनको वो सब्सिडी नहीं मिलती है। तो इससे क्या होगा, जो भारत में बने सोलर पैनल होंगे उनकी कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो चाइना से इंपोर्ट करेंगे हम लोग सोलर पैनल, वो क्या होंगे, सस्ते होंगे भारत में। जिससे क्या होगा, जो भारत की इंडस्ट्री होंगी उनको मुश्किल होगी, उनको दिक्कत होगी चाइना के सोलर पैनल से कम्पीट करने में। ठीक है, क्योंकि चाइना के जो सोलर पैनल वो सस्ते हैं, तो लोग किनको प्रेफर करेंगे खरीदना, चाइना के जो सोलर पैनल है। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कर देती है, जो सब्सिडी जो चाइना के सोलर पैनल भारत में आएंगे उन पे क्या लगा देती है, टैरिफ लगा देती है, जिसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग टैरिफ। जिससे कि जो चीन के सोलर पैनल होंगे उनके भी दाम बढ़ जाते हैं, और जो भारत के सोलर पैनल उनके दाम के बराबर हो जाते हैं, जिससे कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है वो कम्पीट कर पाती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टैरिफ के प्रकार। आइए अब हम देख लेते हैं व्यापार शुल्क लगाने के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ये जो टैरिफ लगाते हैं, गवर्नमेंट लगाती है, कंट्रीज लगाती है, उनके क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो जो देखिए जो कंट्रीज होती है वो कई तरह के उद्देश्यों के लिए टैरिफ लगा सकती हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो आयातित वस्तुओं को महंगा बनाकर स्थानीय उत्पादों की मांग को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो पहला उद्देश्य होता है वो क्या होता है, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा उद्देश्य होता है टैरिफ वह है सरकारी राजस्व में वृद्धि। ठीक है, इस टैरिफ लगाकर हम लोग सरकारें जो होती है अपने राजस्व में वृद्धि करती है, अपने राजस्व को बढ़ाती हैं। तो कई विकासशील देशों के लिए टैरिफ एक प्रमुख राजस्व का स्रोत होता है। इसके बाद जो अगला उद्देश्य टैरिफ लगाने का वह है व्यापार घाटे को कम करना। ठीक है, इसमें अनियंत्रित आयात को नियंत्रित कर आर्थिक संतुलन बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगले प्रकार के टैरिफ का जो लगाने का उद्देश्य है वह है बाजार प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, घरेलू व्यापारियों को बड़ी विदेशी कंपनियों से बचाने के लिए बाजार प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो अगला उद्देश्य है व्यापार शुल्क टैरिफ लगाने के वह है कूटनीतिक और रणनीतिक उद्देश्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मामलों में टैरिफ का उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे व्यापार शुल्क टैरिफ लगाने के कुछ उद्देश्य। आइए अब हम देख लेते हैं व्यापार शुल्क टैरिफ लगाने के क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, व्यापार शुल्क लगाने के क्या प्रभाव होते हैं। तो टैरिफ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ते हैं व्यापार शुल्क टैरिफ के, जो व्यापार उपभोक्ताओं और वैश्विक बाजारों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग कि सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं व्यापार शुल्क टैरिफ के। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव वह है कि इसमें स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलता है,
नौकरी के अवसर उत्पन्न होते हैं और सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सकारात्मक प्रभाव जो कि टैरिफ लगाने से होते हैं। अब इसी के अपोजिट कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। ठीक है, तो अगर नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो नकारात्मक प्रभावों में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्रभाव क्या पड़ेगा, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड वार या व्यापार युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो इसका अगला निगेटिव इम्पैक्ट है वह है प्रतिस्पर्धा में कमी आने से घरेलू कंपनियों की उत्पादकता कम आ जाती है। ठीक है, जब प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी तो जो घरेलू कंपनियों का उत्पादन होगा उसमें क्या होगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ नकारात्मक प्रभाव टैरिफ लगाने के। आइए अब हम देखते हैं कि दुनिया भर में व्यापार शुल्क के क्या उदाहरण हैं। अलग अलग कंट्री वह किस प्रकार के व्यापार शुल्क टैरिफ लगाती हैं। ठीक है, तो विभिन्न देशों ने व्यापार और आर्थिक स्थितियों के अनुसार टैरिफ लागू किए हैं। ठीक है, तो जो टैरिफ लागू करने का आधार है वह क्या है, व्यापार और आर्थिक स्थितियां। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, तो अमेरिका ने चीन पर सेक्शन 301 टैरिफ लगाया जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का हवाला दिया गया। ठीक है, अब इसी के अपोजिट रिटेलिएशन में जो चीन था उसने भी टैरिफ लगा दिया। तो जो चीन था उसने क्या किया, अमेरिका के टैरिफ के जवाब में चीन ने सोयाबीन, ऑटोमोबाइल और कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ ने अमेरिका से आयातित विस्की, मोटरसाइकिल और अन्य उत्पादों पर टैरिफ लगाया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें भारत की तो भारत ने भी टैरिफ लगाए हैं। भारत ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाया हुआ है। ठीक, आइए अब हम देखते हैं व्यापार शुल्क टैरिफ के क्या विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम व्यापार शुल्क टैरिफ नहीं लगाना चाहते हैं तो उसकी जगह पर हम और कौन से दूसरे माध्यम है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैरिफ ही एक रास्ता है व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए। टैरिफ के अलावा देशों के पास व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए अन्य रणनीतियां भी होती हैं। ठीक है, और इन रणनीतियों में जो सबसे पहली रणनीति होती है वह होती है हमारी सब्सिडी। ठीक है, तो इसमें सरकारें घरेलू उद्योगों को वित्तीय सहायता देकर उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो पहला जो उपाय है वह है हमारी सब्सिडी, जिसमें हम लोग घरेलू उद्योगों को सब्सिडी देते हैं ताकि वह अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा उपाय है वह है हमारा व्यापार समझौते। ठीक है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते देशों को सहयोग करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि NAFTA और EU। ठीक है, तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा भी जो गवर्नमेंट है, जो कंट्रीज हैं, वो टैरिफ की जगह पर इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा रास्ता है वह गैर टैरिफ बाधाएं, जैसे कि सुरक्षा मानदंड, आयात कोटा, अन्य नियमों के माध्यम से व्यापार को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे वो सारे माध्यम जो कि टैरिफ व्यापार शुल्क की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, सब्सिडी, व्यापार समझौते और गैर टैरिफ बाधाएं। तो ये था व्यापार शुल्क टैरिफ अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में। आइए अब हम देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में व्यापार शुल्क टैरिफ का क्या महत्व है या इसका क्या योगदान है भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो भारत सरकार अपनी औद्योगिक और व्यापारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ का उपयोग करती है। आयात शुल्क, निर्यात शुल्क और एंटी डंपिंग शुल्क जैसे कई टैरिफ प्रकारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, एंटी डंपिंग शुल्क हमने शुरुआत में ही ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो भारत की टैरिफ नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो भारत जो टैरिफ लगाता है उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो उसके उद्देश्य हो सकते हैं घरेलू उद्योगों की रक्षा, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्योग जिनको हम MSME उद्योग बोलते हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा जो उद्देश्य हो सकता है वह स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को समर्थन देना है। ठीक है, इसी के अलावा जो तीसरा उपाय हो सकता है वह उद्देश्य है राजस्व बढ़ाना, आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाकर सरकारी आय को बढ़ाना हो सकता है। और जो चौथा उद्देश्य है वह है डंपिंग को रोकना। ठीक है, सस्ते विदेशी उत्पादों से स्थानीय बाजार को बचाना है। ठीक है, तो ये है वो प्रमुख उद्देश्य जिनके कारण भारत जो है वो टैरिफ लगाता है। ठीक है, व्यापार शुल्क लगाता है। अब हम देखते हैं भारत में लागू किए जाने वाले प्रमुख टैरिफ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो हमने टैरिफ शुरुआत में देखे थे वीडियो के, अधिकतर टैरिफ वही है हमारे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार का टैरिफ है आयात शुल्क। ठीक है, इम्पोर्ट टैरिफ, विदेशी उत्पादों पर कर लगाया जाता है ताकि घरेलू उत्पादकों को लाभ मिल सके। ठीक है, क्यों लगाया जाता है ये, ताकि घरेलू उत्पादकों को लाभ मिले। इसके बाद जो दूसरा
टैरिफ है, शुल्क है, वह हमारा निर्यात शुल्क है। ठीक है, कौन सा है? निर्यात शुल्क, एक्सपोर्ट टैरिफ। इसमें क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला टैरिफ लगाती है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, वह है हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी। यह उन देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है जो बहुत कम कीमतों पर सामान बेचते हैं, जैसे कि चाइना। इसके अलावा जो अगला टैरिफ भारत लगाता है वह हमारा काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी और संरचनात्मक शुल्क, सेफ गार्ड ड्यूटी। ठीक है, ये सारे टैरिफ हमने काउंटर ड्यूटी, संरचनात्मक शुल्क, ये सब हमने वीडियो के शुरुआत में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हैं वो सारे शुल्क या टैरिफ जो इंडियन गवर्नमेंट लगाती है घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं भारत में व्यापार शुल्क के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो भारत में व्यापार शुल्क लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, उसके प्रमुख उदाहरण क्या हैं, किन चीजों पर भारत ने टैरिफ लगाया हुआ है, अब उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने विभिन्न उद्योगों की सुरक्षा के लिए समय समय पर व्यापार शुल्क लागू की करती है। कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। कुछ जो उदाहरण वो इस प्रकार हो सकते हैं। जो पहला है वह है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन। ठीक है, तो भारत में मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर 20 से 25% आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि घरेलू निर्माण जैसे कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, इसके बाद जो भारत सरकार है वो ऑटोमोबाइल उद्योग में पर भी टैक्स लगाती है, जिसमें भारत में आयातित कारों पर 60% से अधिक शुल्क लगाया जाता है, जिससे घरेलू वाहन निर्माता टाटा, मारुति, महिंद्रा को फायदा मिलता है। अगला उदाहरण है हमारा कृषि उत्पाद। ठीक है, कृषि उत्पाद, विदेशी कृषि उत्पादों से घरेलू किसानों की रक्षा के लिए गेहूं, दाल, दूध उत्पादों आदि पर उच्च टैरिफ लगाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला उदाहरण है वह है हमारा स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर। तो भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाया है, ताकि स्थानीय उत्पादन को समर्थन मिल सके। अगला उदाहरण है वह है हमारा सोने और चांदी का, या सोने और चांदी पर शुल्क। ठीक है, भारत में सोने और चांदी की आयात पर 12.5% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, तो जो इंपोर्ट होता है गोल्ड और सिल्वर, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है कितने परसेंट? 12.5% के आसपास। ठीक है, ताकि अनावश्यक आयात को रोका जा सके और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं भारत और अन्य देशों के साथ व्यापार शुल्क संबंध। ठीक है, भारत के जो अन्य कंट्री है उनके साथ क्या व्यापार शुल्क को लेकर संबंध है, उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो भारत ने विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं, जिनके अंतर्गत कुछ उत्पादों पर टैरिफ को या तो कम कर दिया जाता है या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। प्रमुख समझौते अगर देखें तो प्रमुख समझौते इस प्रकार हैं। अब अगर प्रमुख समझौतों की बात करें तो प्रमुख समझौतों में जो सबसे पहला समझौता है वह हमारा हो गया भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार शुल्क में छूट दी है। तो जो भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता है, इसमें भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनमें क्या व्यापार शुल्क में छूट दे रखी है। ठीक है, इसी तरह भारत यूरोप वार्ता है। ठीक है, इसमें क्या भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार शुल्कों को कम करने की चर्चा जारी है। ठीक है, इसी क्रम में जो अगला हमारा व्यापार शुल्क संबंध है वह है भारत और अमेरिका के साथ। इसमें अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर कई प्रकार के व्यापारिक मतभेद देखे गए हैं, जिसमें विशेष रूप से चिकित्सा उपकरणों और कृषि उत्पादों को लेकर हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं भारत में व्यापार शुल्क के भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो भारत को व्यापार शुल्क के संदर्भ में कई सारी नीतियां बनानी पड़ती हैं, ताकि वे अपने घरेलू उद्योगों को बचा सके, संभाल सके, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन से। ठीक है, तो इस क्रम में भारत को आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन देने के लिए स्मार्ट टैरिफ नीतियां अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या, भारत को स्मार्ट टैरिफ नीतियां अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से आयातित वस्तुओं की लागत को संतुलित किया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल और तकनीकी उत्पादों के टैरिफ को तर्कसंगत बनाकर टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसके अलावा हाल ही में भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023 की घोषणा की गई है, जो निर्यात और आयात को विनियमित करने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, तो ये कुछ उपाय हैं जो भारत की व्यापार शुल्क की भविष्य की संभावनाओं को पूरा करती हैं। अब हमने यहाँ पर देखा विदेशी व्यापार नीति जो कि 2023 में आई थी। अब हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि विदेशी व्यापार नीति में आखिर है क्या। ठीक है, इसके क्या क्वालिटीज हैं विदेशी व्यापार नीति के। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा विदेशी व्यापार नीति 2023, तो यह थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कि जो विदेशी व्यापार नीति 2030 है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव जिनको लेकर यह विदेशी व्यापार नीति 2023 लाई गई है। ठीक है,
तो जो विदेशी व्यापार नीति 2023 है, इसके तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि निर्यात शुल्क और करों में छूट के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। व्यापारिक आवेदनों के डिजिटलीकरण और स्वचालन प्रणाली द्वारा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। भारतीय रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व से छूट दी गई है और निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक व्यापार शुल्क टैरिफ, जिसके बारे में हमने देखा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में भी और भारतीय संदर्भ में भी। ठीक है, आइए अब हम लास्ट में देख लेते हैं इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो व्यापार शुल्क टैरिफ एक प्रभावशाली आर्थिक उपकरण है जो घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और सरकारी राजस्व बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, हालांकि इससे उपभोक्ता कीमतें बढ़ सकती हैं और व्यापारिक संघर्ष भी उत्पन्न हो सकते हैं। फिर भी जो व्यापार शुल्क नीतियां होती हैं उनको वो क्या होती हैं, प्रभावशाली आर्थिक उपकरण होती हैं। ठीक है, भारत की व्यापार शुल्क नीति टैरिफ देश की आर्थिक आवश्यकताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बदलती रहती है। टैरिफ का उद्देश्य घरेलू उद्योगों का संरक्षण देना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना होता है। ठीक है, हालांकि अधिक टैरिफ लगाने से व्यापारिक मतभेद और उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए भारत या किसी अन्य देश को एक संतुलित व्यापार नीति अपनानी चाहिए जो स्थानीय उद्योगों का विकास करे और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा भी बनाए रखे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने टैरिफ व्यापार शुल्क के बारे में देखा अंतरराष्ट्रीय और भारत के संदर्भ में। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।